दोस्तों नमस्कार। निम्मी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं जो कि टेक्निकल एग्ज़ाम की सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों इसके अंदर 25 मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ है। 25 मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ है जिसके अंदर 25 क्वेश्चन पर डे मिक्स क्वेश्चन डाले जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डलने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलते दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है कि ओम का नियम वोल्टेज और करंट और डॉट डॉट के बीच में संबंध प्रदान करता है। तो सबसे पहले दोस्तों ओम का नियम आना चाहिए कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम होता है हमारा कि यदि किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यदि किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है अगर उसकी भौतिक अवस्थाएं स्थिर रख दी जाए तो वोल्टेज समानुपाती आई। अब दोस्तों बी समानुपाती आई और समानुपाती का चिन्ह हटाते तो क्या आता है आर और इधर आ जाता है आई। तो फॉर्मूला बन जाता है हमारा बी बराबर के आई आर। तो इसके अंदर है कि ओम का नियम वोल्टेज करंट और डॉट डॉट के बीच संबंध प्रदान करता है। तो वोल्टेज भी है, करंट भी है और तीसरा क्या आ रहा है हमारा प्रतिरोध। तो किसके बीच में संबंध प्रदान करता है? प्रतिरोध के बीच में संबंध प्रदान करता है। तो हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन बी प्रतिरोध। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत ऊर्जा का खराब कंडक्टर है? खराब कंडक्टर की बात की गई है जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सके। पहला ऑप्शन है आसुत जल, अल्कोहल, नमक का जल या टोटी का जल। तो दोस्तों आसुत जल होता है हमारा D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये शुद्ध जल होता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। एल्कोहल, नमक का जल या टोटी का जल या नल का जल ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे कंडक्टर की तरह काम करते हैं। तो क्या की गई? खराब कंडक्टर है जिसके अंदर धारा का प्रभाव नहीं होगा तो वो क्या होगा? खराब कंडक्टर होगा। तो इसके अंदर होगा हमारा क्या? आसुत जल। तो ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध मैं आपको बता देता हूँ। 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के टुकड़े का प्रतिरोध उसे क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। और विशिष्ट प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं? हम रो से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। तब इसको लिखा जाता है R बराबर के रो L बाई A। अब विशिष्ट प्रतिरोध की बात की गई है और रो हमारा क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होगी? विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट होगी ओम सेंटीमीटर, या हम ये बोल सकते हैं ओम मीटर। क्या हो सकती है? ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट पूछी गई है तो विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट होगी ओम मीटर। ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? CCl4 का पूरा नाम क्या होगा? अब आपको पता होना चाहिए कि CCl4 का पूरा नाम क्या है। इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये कहाँ पर उपयोग में की जाती है? ये आग बुझाने में काम ली जाती है। जिस प्रकार से बिजली के तारों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? हम CCl4 का उपयोग करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रियोस्टेट किस प्रकार का प्रतिरोध है? अब रियोस्टेट हमारा किस प्रकार का प्रतिरोध है? कार्बन प्रकार का है, वायर बाउंड प्रकार का है, नियत मान प्रकार का है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए रियोस्टेट किस प्रकार का प्रतिरोध है। रियोस्टेट हमारा एक नियत मान का प्रतिरोध भी हो सकता है, वेरिएबल मान का भी प्रतिरोध हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा ये हमारा कैसा है? वायर बाउंड है। कैसा है? वायर बाउंड। और वायर बाउंड प्रतिरोध होता है
या वायर बाउंड आपका कोई भी आपका प्रतिरोध होता है वो किसका बना जाता है, यूरेका का बना जाता है। किसका बना जाता है, यूरेका का बनाया जाता है। तो रियोस्टेट किस प्रकार का प्रतिरोध, आपका वायर बाउंड प्रकार का प्रतिरोध है, ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस व्यक्ति को कितनी एम्पियर धारा का भयंकर झटका लगता है। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी 1 एम्पियर की धारा से आप टच करते हैं तो आपको कोई भी महसूस नहीं होगा, कोई भी महसूस नहीं होगा। अगर आपकी करंट 1 एम्पियर से 3 एम्पियर के बीच में हुई, 3 मिली एम्पियर के बीच में हुई, 3 मिली एम्पियर के बीच में, 1 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर के बीच में हुई, तो आपको एक छोटा सा हल्का सा महसूस होगा, हल्का सा महसूस होगा, लेकिन दर्दनाक नहीं होगा। अगर करंट की बात करते हैं, यदि आपकी 3 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर तक से विद्युत के संपर्क में आते हो तो आपको दर्दनाक झटका महसूस होगा, दर्दनाक झटका महसूस होगा। और अगर आपको 15 मिली एम्पियर से अधिक करंट के संपर्क में आते हो तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो भयंकर झटका कौन सी मिली एम्पियर करंट पर लग सकता है, 15 मिली एम्पियर पर हमको एक भयंकर झटका लग सकता है। तो ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सुरक्षा चिन्ह त्रिभुजाकार आकृति के चिन्ह पीले रंग के धरातल पर काले रंग से बनाए जाते हैं। आपको बता दें दोस्त, पिछली बार वीडियो में भी हमने बताया था कि अगर त्रिभुजाकार की आकृति हुई तो ये हमारा चिन्ह होगा चेतावनी का। किसका होगा, चेतावनी का चिन्ह होगा। और चेतावनी का चिन्ह के अंदर होगा तो इसका पृष्ठ, इसका जो पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, पीला होगा। कैसा होगा, पीला होगा। पृष्ठ कैसा होगा, इसका पीला होगा और काले रंग का इसके अंदर चित्र बने हुए होंगे। तो त्रिभुजाकार आकृति का पीला रंग के धरातल पर काले रंग के बनाए जाते हैं तो वो कौन से चिन्ह होंगे, चेतावनी के चिन्ह होंगे। निषेधात्मक चिन्ह कैसे होंगे आपके, वृत्ताकार होंगे। दूसरी बात, अनिवार्य भी चिन्ह कैसे होंगे आपके, वृत्ताकार होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। बिजली को आग को बुझाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है हमारे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ClCl4 वाला, सूखी रेत, शुष्क पाउडर, सभी। तो बिजली की आग को बुझाने के लिए हम सभी प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं, शुष्क रेत का भी उपयोग कर सकते हैं, शुष्क पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी, सभी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ज्वलनशील द्रवों से लगी आग किस श्रेणी में आती है। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो के अंदर कि कोई भी द्रवों में लगी हुई आग कौन सी श्रेणी में आती है, वो आती है हमारी बी श्रेणी में आती है। ए श्रेणी में कौन सी आती है, कागज, कपड़ा, कपास, इनमें लगी हुई आग किस में आती है, ए श्रेणी में आती है। सी में कौन सी आती है, गैसों में लगी हुई आग, किसमें, गैसों में लगी हुई आग, जैसे LPG, CNG गैस, इनमें लगी हुई आग किस में आती है, सी श्रेणी में आती है। डी श्रेणी में कौन सी होगी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनमें लगी हुई आग किस में आती है, डी श्रेणी के अंदर आती है। तो आपसे पूछा गया था द्रवों में लगी हुई आग किस श्रेणी में आती है, वो आती है हमारी किस में, बी श्रेणी में आती है, ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैग्नीन धातु में होता है, मैग्नीन धातु में क्रोमियम होता है, जस्ता होता है, लोहा होता है, तांबा होता है। मैग्नीयम धातु में हमेशा आपका कॉपर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसमें 84% कॉपर होता है और 4% आपका निकिल होता है और 12% इसके अंदर आपका मैग्नीज होता है। तो क्या आ जाएगा, मैग्नीन धातु में सबसे ज़्यादा कॉपर होता है और 84% इसके अंदर कॉपर होता है, ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चांदी का गलनांक कितना होता है, 1086 डिग्री सेल्सियस, 960 डिग्री सेल्सियस, 1063 डिग्री सेल्सियस या 3500 डिग्री सेल्सियस। 1086 डिग्री सेल्सियस ये तो किसका हो गया आपका, कॉपर का हो गया।
960 किसका हो गया, ये आपका सिल्वर का हो गया, चांदी का हो गया। और 1063 ये किसका हो गया, आपका गोल्ड का हो गया, सोने का हो गया। और 3400 डिग्री सेल्सियस या 3500 डिग्री सेल्सियस दे रखा है इसके अंदर, ये किसका होगा, आपका नाइक्रोम। या 3400 डिग्री सेल्सियस या 3500 डिग्री सेल्सियस किसका दे रखा है, नाइक्रोम का। तो क्या हो जाएगा, चांदी का कितना होता है, 960 डिग्री सेल्सियस होता है। चांदी एक हमारा क्या है, चांदी एक हमारा सर्वोत्तम सुचालक आपका धातु है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क हवा की डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कितनी होती है। डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया है। 20 से 60 किलो वोल्ट पर mm, 17 से 20 किलो वोल्ट पर mm, 1 से 3 किलो वोल्ट पर mm, 18 से 20 किलो वोल्ट पर 18 से 12 किलो वोल्ट पर mm। अब देखो 20 से 60 तो ये तो होती है आपकी अब्रक की, माइका की होती है, अब्रक की होती है। 17 से 21 की बात की गई है इसमें, तो 17 से 21 होती है हमारी बेकेलाइट की। 1 से 3 ये होती है हमारी डेरी एयर की, यानी शुष्क हवा की कितनी होती है, 1 से 3 किलो वोल्ट पर mm। और 8 से 12 किलो वोल्ट पर mm ये होती है हमारी फोर्सलिन की। इसकी होती है, फोर्सलिन की होती है। तो शुष्क हवा की डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होती है 1 से 3 किलो वोल्ट पर mm, और डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है किलो वोल्ट पर mm। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्यूमिनियम में सोल्डर होता है। एल्यूमिनियम धातु की बात की गई है, इसमें सोल्डर होता है, एल्यूमिनियम एक सोल्डर होता है। उसमें क्या होता है, जिंक क्लोराइड होती है, सीसा होता है, या आपका कुछ मात्रा में मैग्नीन होती है, या स्टील होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका एल्यूमिनियम सोल्डर होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपका सीसा होता है, 51% सीसा होता है। और टिन होता है इसमें 31%, जस्ता होता है इसमें 8%, और क्रोमियम होता है इसमें 9%। तो एल्यूमिनियम सोल्डर में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, सीसे की मात्रा होती है। किसकी होती है, सीसे की मात्रा होती है 51%। ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिलेक्टेंस का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेक्टेंस क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। रिलेक्टेंस क्या होता है, जिस प्रकार से धारा के मार्ग में प्रतिरोध बाधा उत्पन्न करता है। धारा के मार्ग में कौन बाधा उत्पन्न करेगा, प्रतिरोध बाधा उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के मार्ग में कौन बाधा उत्पन्न करेगा, रिलेक्टेंस बाधा उत्पन्न करेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ रिलेक्टेंस का मात्रक क्या होता है। रिलेक्टेंस का मात्रक होता है न्यू या एम्पियर टर्न पर वेबर। क्या होती है, एम्पियर टर्न पर वेबर होती है। ऑप्शन क्या है हमारा, एम्पियर टर्न पर वेबर, ऑप्शन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, इनमें से कोई नहीं। जब भी किसी कंडक्टर के अंदर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेस्ला किसका मात्रक होता है। टेस्ला की फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, चुंबकीय भागबल का मात्रक होता है, रिलेक्टेंस का मात्रक होता है, इनमें से कोई नहीं। टेस्ला होता है हमारा किसका, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। और फ्लक्स घनत्व क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली या एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स की मात्रा, किसकी, फ्लक्स की मात्रा क्या कहलाती है, हमारी फ्लक्स घनत्व कहलाती है। चुंबकीय भागबल क्या है हमारा, ये तो हमारा एक तरह से MMF है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न होती है। रिलेक्टेंस की भी बताई थी मैंने आपको, एक ये होती है एम्पियर टर्न पर वेबर होती है,
तो टेस्ला किसका मात्रक हो गया? फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकीयशीलता कितनी होती है? या एक से अधिक, एक से 1000 तक, एक से कम, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं हमारे। एक तो लोहचुंबकीय होते हैं, एक होते हैं लोहचुंबकीय, एक होते हैं हमारे अनुचुंबकीय, एक होते हैं हमारे प्रतिचुंबकीय। अब आपको बता देता हूं मैं कि लोहे चुंबकीय को बोला जाता है फेरोमैग्नेट, और फेरोमैग्नेट की जब भी चुंबकीयशीलता की बात करते हैं वो होती है हमारी 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक। और पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं हम, अनुचुंबकीय की बात करते हैं, तो इसकी होती है हमारी किसकी? 1 से अधिक, 1 से अधिक। और प्रतिचुंबकीय बात करते हैं, इसकी होती है हमारी 1 से कम, 1 से कम होती है। तो पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकीयशीलता कितनी होती है? 1 से अधिक होती है। कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? एल्यूमिनियम, कॉपर। जबकि लोह चुंबकीय के अंदर कौन कौन से आते हैं? आयरन, निकिल। और आपकी प्रतिचुंबकीय के अंदर कौन कौन से आते हैं? पीतल और बिस्मिथ आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी की फ्रिक्वेंसी होती है, डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? आपको सबको पता है कि डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 0 हर्ट्ज होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? फॉर्म फैक्टर कहते हैं किसे? IRMS बटे आई एवरेज वैल्यू के अनुपात को क्या कहा जाता है? फॉर्म फैक्टर कहा जाता है। और IRMS की वैल्यू कितनी होती है? 0.707, और एवरेज का मान कितना होता है? 0.637। जब इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 1.11। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। तो फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? 1.11। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पी फैक्टर क्या होगा, पीक फैक्टर, और पीक फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? पीक फैक्टर की वैल्यू होगी हमारी कितनी? 1.414। ये होगा हमारा पीक फैक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडक्टेंस परिपथ में होता है। अब इंडक्टेंस की बात की गई, इंडक्टेंस परिपथ में क्या होता है? इंडक्टेंस परिपथ में ये कि वोल्टेज या धारा वोल्टेज से आगे है या धारा वोल्टेज के पीछे है, धारा वोल्टेज के साथ साथ है, वोल्टेज धारा से आगे। अगर कोई भी आपकी इंडक्शन कॉइल हो गई, उसके अंदर क्या होगा? वोल्टेज, और यहाँ होगी आपकी करंट। वोल्टेज आगे होता है, करंट हमारी पीछे होती है। और कितनी डिग्री होती है? 90 डिग्री लैग करती है। कितनी डिग्री लैग करेगी? 90 डिग्री लैग करती है। तो इंडक्टेंस के परिपथ में धारा वोल्टेज के पीछे होती है, धारा वोल्टेज के पीछे होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी चौक कॉइल का प्रतिघात कितना होगा? अब आपको एक्सेल की बात की गई है कि एक्सेल का मान कितना होगा। सबसे पहले एक्सेल क्या होता है? 2 पाई FRL होता है। अब आपको पता होना चाहिए 2 की जगह 2, पाई का मान कितना रखेंगे? 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी का मान कितना दे रखा है? 100 हर्ट्ज इंटू, और एक्सेल का मान कितना दे रखा है? सॉरी, एल का मान कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। अब आपको पता है कि 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, और 4 इंटू 3.14 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका इंटू 100 करते हैं, ये आ जाता है आपका 1256। तो आपका क्या हो जाएगा? 1256। प्रतिघात कितना होगा? 1256 ओम। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी शुद्ध प्रतिरोध का पावर फैक्टर क्या होगा? कोई भी शुद्ध प्रतिरोध हो गया, उसका पावर फैक्टर का मान हमेशा कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि उस टाइम पे R बराबर के क्या हो जाता है? Z। प्रतिरोध बराबर के इम्पीडेंस हो जाता है। तो R बराबर के Z, तो Z बटे Z या R बटे R, तो इसका मान आ जाएगा कितना? 1। तो शुद्ध प्रतिरोध का पावर फैक्टर कितना होता है आपका? 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक श्रेणी RC परिपथ में प्रतिरोध 5 ओम, XC का मान दे रखा है 12 ओम हो, तो इम्पीडेंस का मान कितना होगा? बात की गई है Z की। किसकी की गई है? Z की बात की गई है। अब आपको पता नहीं Z की बात की गई है, तो Z बराबर के क्या होता है आपको? Z बराबर के होता है आपका, Z बराबर के होता है आपका
जेड बराबर क्या होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। अब आपको दे रखा है आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है 5। 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस इसके बाद में एक्सी का मान कितना दे रखा है 12। 12 का मान स्क्वायर कर देंगे, 5 का कितना होगा आपका 25 प्लस 12 का कितना होगा 144 बराबर के कितना होगा आपका 169। इसका रूट ले लेंगे तो कितना होगा आपका 13। कितना आ जाएगा 13 ओम। तो इम्पीडेंस कितना होगा हमारा 13 ओम। ऑप्शन देखते 13 कौन सा हमारा 13 ओम, ऑप्शन सी। कौन सा होगा ऑप्शन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकार का होता है। मरकरी सेल की बात की गई है। मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट किस प्रकार का होता है। H2SO4 होता है, CuSO4 होता है, KHO होता है और या AgNO3 होता है। तो देखो H2SO4 होता है आपका किसके अंदर, ये होता है हमारा एसिड होता है हमारा, कौन सा एसिड वेंट्री होती है हमारी, उसके अंदर होता है आपका, ठीक है। लेड एसिड जो वेंट्री होती है उसके अंदर कौन सा होता है H2SO4 होता है। CuSO4 किसके अंदर होता है, ये होता है हमारा डेनियल सेलो के अंदर होता है। डेनियल सेलो के अंदर कौन सा होता है कॉपर सल्फेट होता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये किसके अंदर होता है, ये हमारा मरकरी के अंदर होता है। क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर होता है, मरकरी सेलो के अंदर। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट किसके अंदर होता है, ये होता है हमारा सिल्वर नाइट्रेट होता है हमारा सिल्वर ऑक्साइड सेलो के अंदर कौन सा होता है AgNO3 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा मरकरी सेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबक के दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य होती है। कोई भी मैग्नेट हो गया उसमें पोल कितने होते हैं, N और S होते हैं। अब क्या होता है कि चुंबक के दोनों पोलों की सामर्थ्य होती है। दोनों पोलों की सामर्थ्य कैसी होती है, बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर होती है। चुंबक के दोनों पोलों की सामर्थ्य कैसी होती है, बराबर होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये हुए हमारे 25 MC क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।